आज का टॉपिक एमएड फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर का है, समावेशी शिक्षा। स्कूल में समावेशी शिक्षा, यह यूनिट 1 का है। फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर यूनिट 1। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की विशेषताएं, प्रकृति एवं प्रकार। तो पहले प्रकार का बालक कौन है? गत्यात्मक असमर्थता, जो कि विशिष्ट बालकों में पाई जाती है। ऐसे लोग श्रव्य और दृश्य संवेदनाएं ग्रहण करने के योग्य होते हैं, लेकिन दिव्यांग निरोग्यता वाले लोगों में गंभीर गत्यात्मक असमर्थता हो सकती है, जिनके कारण वे मौखिक या लिखित अनुक्रियाएं करने के अयोग्य हो जाते हैं। फ्रेम बोर्ड तथा अन्य निष्पादन सामग्रियों का हस्तचालन इसके लिए कठिन हो जाता है। प्रमस्तिष्क अंगघात से पीड़ित लोगों में गंभीर गति अक्षमताएं पाई जाती हैं और स्टैनफोर्ड मिले ने सामान्य बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया है। जैसे कि मैंने पिछले भी कई टॉपिक में बुद्धि परीक्षण पे अपना एक लेक्चर दिया था, जिसमें चूहे पर और कबूतर पर बुद्धि परीक्षण किया गया था स्किनर के द्वारा। तो यह परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के अध्ययनों में प्रायः गंभीर रूप के दिव्यांगों को उपेक्षित कर दिया जाता है। और एक अन्य परीक्षण जिसमें अनुक्रिया उंगली के इशारे से की जाती है, यह पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट है। यह परीक्षण शब्दावली के प्रयोग का तीव्र माप प्रदान करता है, जो उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है या सुनने में। आपने देखा होगा कि जो दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वो इशारों के थ्रू बात करते हैं। उनकी एक भाषा होती है जो वो उंगलियों के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें यह वोकैबुलरी टेस्ट होता है, यह परीक्षण के माध्यम से विकसित किया गया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। चाणक्य ने यह परिभाषा दी है, जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक मनुष्य सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता। विकलांग और गत्यात्मक बीमार दोनों ही प्रकार के बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं और विशिष्ट शिक्षा के अधिकारी होते हैं। गत्यात्मक अक्षम बालक निम्न प्रकार के होते हैं। हाथ पैरों से अपंग होते हैं, एक या इससे अधिक अंगों का उनमें लकवा लग जाता है। अंदर की ओर मुड़ी हुई पैर की उंगलियां होती हैं और मेरुदंड का वक्र उनका ग्रसित रहता है। और मेरुदंड द्विशाखी भी हो सकता है और मांसपेशियों में डायस्ट्रोफी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रवण बाधिता। विशिष्ट बालकों में श्रवण बाधिता क्या होती है? श्रवण बाधित बालक ऐसे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता नष्ट हो जाती है तथा उन्हें बोलने और भाषा में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की भाषा भी सुनने और समझने में परेशानी होती है। इस दृष्टि से श्रवण बाधितों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित और आंशिक रूप से श्रवण बाधित। कुछ बच्चों को जन्म से ही सुनाई नहीं देता, या कुछ जन्म के समय तो ठीक पैदा होते हैं लेकिन बाद में किसी चोट या दुर्घटना या बीमारी के कारण अपनी श्रवण शक्ति खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे पूर्ण श्रवण बाधित होते हैं। और आंशिक श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जो अपनी श्रवण क्षमता कुछ सीमा तक खो बैठते हैं। ऐसे बच्चे श्रवण यंत्र की सहायता से आसानी से सुन सकते हैं। मतलब जो आंशिक रूप से श्रवण बाधित होते हैं वो श्रवण यंत्र का इस्तेमाल करके बात को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं। इसमें भाषा का फर्स्ट टॉपिक है भाषा का विकास। श्रवण बाधित बच्चों की सामान्य बच्चों की तुलना में भाषा की समस्याएं अधिक होती हैं। भाषा के संबंध में यह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इसमें भाषा का ज्ञान, भाषा के ज्ञान से पहले के बधिर बालक और भाषा ज्ञान के बाद के बधिर बालक। मतलब ये है कि जिनको भाषा का ज्ञान नहीं हुआ है, जो पहले से ही पैदा होते साथ ही श्रवण बाधित हैं, और जो बाद में किसी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जिनको भाषा का ज्ञान है लेकिन वो बधिर हैं। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि। इनका मानसिक विकास सामान्य बालकों के समान ही होता है, परंतु कुछ श्रवण बाधित बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य अवस्था में कम होती है।
थर्ड नंबर है शब्दावली कौशल। इनकी शब्दावली सीमित होती है। दूसरे लोगों से संप्रेषण करते समय इनके पास प्रायः शब्द नहीं होते, क्योंकि यह शब्दों का उतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते जिस तरह से सामान्य बालक करते हैं। और व्यक्तिगत समस्या, शाब्दिक संप्रेषण में निम्न निष्पत्ति के कारण ये अपने आप को सामान्य बच्चों की अपेक्षा कम समझते हैं, क्योंकि यह उतना बोलो सुन नहीं पाते और इनमें बोलने की उतनी क्षमता नहीं होती, तो ये सामान्य बच्चों से अपने आप को अलग समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण। इनके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में बहुत ही त्रुटियां होती हैं। इनकी भाषा के उच्चारण में अधिक दोष होता है, क्योंकि इनमें यह कमी होती है, इसलिए स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते और शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। इनकी आवाज़, नेक्स्ट टॉपिक है आवाज़। इनकी आवाज़ बहुत ऊंचे स्तर की होती है। ये अपनी आवाज़ को एक असाधारण लय के साथ पेश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो सुन नहीं पाता है व्यक्ति, उसके बोलने का तरीका अलग होता है उन बच्चों से जो सामान्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक उपलब्धि। इनको संप्रत्यय निर्माण में, पढ़ने में, शब्दावली में, अमूर्त चिंतन में, शाब्दिक भाषा में बहुत ही समस्याएं आती हैं। यह छोटी छोटी समस्याएं हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा इनको फेस करना पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक व संवेगात्मक विशेषताएं। सामान्य बच्चों से भिन्न होती हैं ये। सामाजिक कौशल के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी इनमें कमी होती है। जैसे कि सामान्य बच्चा समाज में रहता है तो एक लैंग्वेज का यूज़ करता है, जो ये नहीं कर पाते हैं, तो इनमें संप्रेषण की कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधिता क्या होती है? दृष्टिबाधिता वह है जिसमें बालक ठीक प्रकार से देख नहीं पाते, या ऐसे बालक जिनमें ऐसे दृष्टि दोष पाए जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यदि एक व्यक्ति 20 फीट की दूरी तक एक समय में देख सकता है तो उसे दृष्टिबाधित कहा जा सकता है, क्योंकि यह दृष्टि क्षेत्र के सीमित भाग को ही देख पाता है और अन्य दृष्टि से पूर्ण दृष्टिबाधित उन्हें मानते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है जिनकी दृष्टि क्षमता 20/200 तथा इससे कम होती है, इनकी आँखों में सुधार के बाद उत्तम होना आवश्यक होता है या संभव होता है। जिनकी दृष्टि का क्षेत्र सीमित हो और 20 ऑब्लिक का हो, 20 ऑब्लिक का कोण बनाती हो, तो उनकी आँखों में सुधार के बाद उत्तम हो सकती हैं। दृष्टिबाधित बालकों की विशेषताएं। दृष्टिबाधित बच्चों के अंदर कम उपलब्धि, अभिप्रेरणा, उनका व्यक्तित्व कम प्रभावशाली और आत्मसम्मान की भावना की कमी पाई जाती है, क्योंकि वह अपने आप को सामान्य बालकों से भिन्न समझते हैं। ये अपने आप को वातावरण के अनुसार समायोजित नहीं कर पाते। दृष्टिबाधित बच्चों को उनके साथियों द्वारा उचित प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता। जैसे कि देखा होगा स्कूलों में एक विशिष्ट बालक जो होता है और एक सामान्य बच्चे होते हैं, उनमें कुछ अंतर रहता है जो बच्चों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। इनमें संप्रेषण की भी कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम बाधिता। अधिगम असमर्थ बालक वे बालक होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की दृष्टि से बहुत अधिक अक्षमता होती है। अधिगम अक्षमता से अभिप्राय बालक के सुनने, बोलने और समझने व पढ़ने लिखने संबंधी अपूर्ण योग्यता होना है। ये अयोग्यताएं प्राथमिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और मानसिक मंदता आदि दोषों के कारण नहीं होती हैं, बल्कि ये दोष भाषा के प्रयोग करने और समझने में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं। जैसे कि दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित बच्चों की विशेषताएं हैं, ऐसे अधिगम असमर्थ बच्चों की भी विशेषताएं हैं। इसमें फर्स्ट है अवधान का अभाव। अधिगम असमर्थ बच्चे कक्षा शिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। वे उपयुक्त को समझ नहीं पाते हैं तथा अनुपयुक्त को नकार नहीं पाते हैं। जैसे कि जो मंद अधिगम के बच्चे होते हैं उनको कक्षा में कोई भी चीज़ सीखने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा
समय लगता है, या तो वो समझ नहीं पाते हैं या समझने में उनको समय लगता है। फिर है स्मृति की समस्या। मंद अधिगम वाले बालकों में स्मृति की विशेष समस्या होती है। स्मृति दोष संबंधी बच्चों को सूचनाओं को एकत्र करने व पुनः प्राप्त करने में कठिनाई होती है। वह कोई भी चीज़ को अपनी स्मृति में कंटिन्यूसली नहीं रख पाते हैं। यदि कोई चीज़ पहले सुनी है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि बाद में उनको वो चीज़ याद रहे। फिर है वाचन संबंधी समस्या। अधिगम असमर्थ बालकों की शैक्षिक उपलब्धि बहुत कम होती है। ये समस्याएं गलत उच्चारण, शब्द के बीच में अक्षरों को छोड़ देने की और अन्य अक्षरों को शब्दों में जोड़ देने की और एक शब्द के स्थान पर अन्य शब्दों को बोलने से संबंधित होती है। जैसे कि कई बच्चों में होता है कि वो पा की जगह टा पढ़ेंगे, टा की जगह का पढ़ेंगे। ऐसे जो मंद अधिगम के बच्चे होते हैं उनमें यह शब्दों को पहचानने की कमी होती है। नेक्स्ट है भाषा। अधिगम असमर्थ बच्चों में भाषा संबंधी कठिनाई भी होती है। ये बातचीत करने या बहस करने में असमर्थ होते हैं क्योंकि इनमें स्मृति और बुद्धि लब्धि थोड़ी कम होती है। यह इसलिए सामान्य बालकों से किसी भी प्रकार से बहस में हार जाते हैं। उस प्रकार से उनको शाब्दिक रूप से बहस नहीं कर पाते जैसे कि एक सामान्य बालक करता है। फिर है प्रत्यक्षीकरण का दोष। उद्दीपनों की व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। ये बच्चे ना तो संगीत संबंधी लय सुर को पहचान पाते हैं, ना ही ज्यामिति संबंधी सवाल हल कर पाते हैं और ना ही विभिन्न प्रकार की आवाज़ों में विभेदीकरण कर पाते हैं। क्योंकि ये मंद अधिगम के होते हैं, इनमें सीखने की मंदता पाई जाती है, इसलिए वह किसी भी लय या सुर को पहचानने में परेशानी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभाशाली और वंचित बच्चे। यह बालक जिनकी मानसिक आयु अपनी आयु वर्ग के अनुपात से औसत से बहुत अधिक होती है, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। संगीत, कला या किसी अन्य क्षेत्र में अत्यधिक योग्यता रखने वाला बालक भी प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आता है। प्रतिभाशाली बालक वे बालक होते हैं जो समाज के किसी भी कार्य क्षेत्र में निरंतर कार्यकुशलता का परिचय देते हैं। इनके सामने इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण आते हैं जो किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उनमें एक विशेष प्रकार की शिक्षा का अनुभव किया जाता है। जैसे कि इसमें कुछ खास चर्चित नाम हैं ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, जॉर्ज वॉशिंगटन आदि। जैसे कि सूरदास को जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उनकी एक खास प्रतिभा थी जिसकी वजह से उनको एक विशेष पहचान मिली। मिल्टन और बीथोवन आदि भी गंभीर दृष्टि का श्रवण बाधिता के कारण प्रतिभा बाधिता में आते हैं, क्योंकि यह भी एक प्रकार के विशिष्ट बालक हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा से इनको समाज में एक विशेष पहचान मिली है, इसलिए ये प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे, इनको दो वर्गों में बांटा गया है। इनकी दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विशेषताएं। इनकी धनात्मक विशेषताएं हैं शारीरिक और बौद्धिक। शारीरिक में आते हैं, शारीरिक तौर पर यह विकसित होते हैं, सामान्यतः लंबे होते हैं, इनका वजन भी ज़्यादा होता है सामान्य बच्चों से। यह मतलब ये होता है कि हष्ट पुष्ट होते हैं ये बच्चे। और बौद्धिक विशेषताएं, इनकी रुचियाँ भिन्न होती हैं और विस्तृत होती हैं। ये किसी विशेष एक चीज़ में रुचि नहीं रखते, इनकी काफ़ी रुचियाँ होती हैं। इनका भाषात्मक विकास उच्च स्तर का होता है। इनकी स्मृति बहुत तेज होती है और तर्क वितर्क शक्ति व समस्या समाधान योग्यता अधिक होती है। इनके पास शब्द भंडार भी विशाल होता है। यही क्योंकि इनके पास स्मृति का तेज होना, इसका एक प्रभाव दिखता है, क्योंकि उनके पास ये सारी योग्यताएं होती हैं जो कि सामान्य बच्चों से इनको डिफरेंस करती हैं। और व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, इनमें समायोजन, प्रबंधन, विश्लेषण व संश्लेषण योग्यताएं पाई जाती हैं। ये बच्चे संवेगात्मक अस्थिरता भी दिखाते हैं। यह किसी भी एक चीज़ को संवेगात्मक रूप से जोड़ नहीं देते। हास्य विनोद का इनका स्वभाव अधिक होता है। नेक्स्ट है ऋणात्मक विशेषताएं।
प्रतिभाशाली बच्चों में धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक विशेषताएं भी होती हैं। ये बच्चे सामान्य कक्ष में उदासीनता महसूस करते हैं क्योंकि इनको कुछ रुचिकर विषय पढ़ना होता है, इसलिए सामान्य कक्षाओं में इनको उदासीनता होती है। ये अभिमानी और ईर्ष्यालु व्यवहार की अभिव्यक्ति करते हैं। ये सामान्य बच्चों के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम को पसंद नहीं करती, इनको कुछ विशेष चाहिए होता है क्योंकि इनको सब्जेक्ट में रुचिकर रहना पसंद होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मानसिक मंदित और मंद अधिगम। जैसे कि अभी आपने प्रतिभाशाली में पढ़ा, अब मानसिक मंदित और अधिगम, मंद अधिगम। मानसिक मंदित बालक, मानसिक मंदित से तात्पर्य है हमारा उस असामान्य साधारण बौद्धिक कार्य क्षमता से है जो व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं में प्रकट होते हैं तथा उसके अनुकूलित व्यवहार से संबंधित होती है। इसके लिए कई विशेषज्ञों ने परिभाषाएं दी हैं। इसमें क्रो और क्रो के शब्दों में हम कहना चाहेंगे कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उन्हें मानसिक मंदित बालक कहते हैं। ऐसा अपनी क्रो एंड क्रो ने अपनी परिभाषा में बताया है। फिर नेक्स्ट परिभाषा हमने ली है पोलक एवं पोलक के अनुसार मंदित बालकों में क्षीण बुद्धि बालकों के समूह में नहीं रखा है इन्होंने। इनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। अब यह स्वीकार करते हैं कि उनके व्यक्तित्व के उतने ही विभिन्न पहलू होते हैं जितने कि सामान्य बालकों के व्यक्तित्व के होते हैं। तो पोलक एंड पोलक ने बताया है कि जो सामान्य बालकों का व्यक्तित्व होता है वो मानसिक मंदित बालकों के समान ही होता है। मंद अधिगम वाले बालक कौन से होते हैं? अधिगम असामान्य बालक वे बालक होते हैं जिनमें अधिगम या सीखने की दृष्टि से बहुत अधिक क्षमता होती है। अधिगम अक्षमता से अभिप्राय बालक के सुनने, बोलने, समझने व पढ़ने लिखने संबंधी अपूर्ण योग्यता होती है। यह मंद अधिगम किसी भी प्रकार का हो सकता है उसको बोलने में कुछ प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, या उसको ठीक से सुनाई ना देता हो, या एक बार में कोई भी कक्षा में पढ़ाई गई चीज़ समझ में नहीं आती हो, या उसको रीडिंग में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है राइटिंग से संबंधी कोई प्रॉब्लम हो। इसके लिए कोबेल और फ्रांसिस ने इसकी परिभाषा दी है। अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते जितना अधिगम समर्थ लोग सीख लेते हैं। वही आता है, यह भी विशिष्ट बालकों में आता है। भले ये मंद अधिगम के होते हैं और जो सामान्य बच्चे होते हैं ये थोड़ा उनसे धीरे सीखते हैं, इसलिए इनको विशिष्ट बालकों में रखा जाता है। चाहे इन मंद अधिगम वाले बच्चों में सामान्य बुद्धि क्यों ना हो, फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा साथियों से बहुत पीछे होता है। कुछ गणित सीखने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं तथा लिखने और पढ़ने में योग्य होना इनके लिए कठिन चुनौती होता है सामान्य बालकों की अपेक्षा। थैंक यू।